अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उमैर महबूब है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम तो कवर किया था रियलिज्म, तो आज हम कवर करेंगे लिबरलिज्म। ये उसका उल्ट है, आप ये समझिए। यू कैन से इट लिबरलिज्म। इसकी जो हल्की सी ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म है वो होती है आइडियलिज्म। थोड़ा बहुत फर्क है इन दोनों में, लेकिन एसेंशियली जो अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है वो दोनों का ओवरलैपिंग है। सो हम पढ़ते हैं। A paradigm predicated on the hope that the application of reason and universal ethics to international relations can lead to a more orderly, just, and cooperative world. Liberalism assumes that anarchy and war can be policed by institutional reforms that empower international organization and law. नहीं समझ आई? कोई बात। दोबारा पढ़ते हैं अब, और अब हम समझेंगे इसको कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। A paradigm predicated on the hope, पहली बात है ये होपफुल है, आइडियलिस्टिक है। मैं बताता हूं थोड़ा सा इनकी आइडियलिज्म दुनिया ने देखी भी है, लेकिन ज्यादा देखा जाए तो नुकसान हुआ है। बिकॉज जो ह्यूमन नेचर है वो फंडामेंटली, अगर हम हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को स्किम करें, वो आइडियलिस्टिक या अल्ट्रुइस्टिक नहीं है, वो ब्रूटल है। जो दुनिया में जितनी भी वॉर्स हुई हैं वो इस बात की आहिस्ता आहिस्ता हमें अक्कासी करके बयान कर रही हैं। That the application or paradigm in the hope that the application of reason, अकल and universal ethics to international relations, अच्छाई भलाई, अगर हम उसको अप्लाई करें IR के ऊपर, it can lead to a more orderly, just and cooperative world। जैसे पाकिस्तान चीन की दोस्ती है आपस में, पाकिस्तान UAE की दोस्ती है, यूएस कनाडा की आपस की दोस्ती है, इंडिया यूएस की दोस्ती है, इंडिया इजराइल की दोस्ती है, समझ आए, यूएस इजराइल की दोस्ती है। तो अगर हम अच्छाई, दोस्ती, भलाई, खैर की बातें करें, यूनिवर्सल एथिक्स की बातें करें कि वॉर नहीं करनी, अच्छे तरीके से कंडक्ट ऑफ IR करना है, तो हम एक बेहतर दुनिया की तरफ जा सकते हैं। लिबरलिज्म या आइडियलिज्म ये कहती है, इट assumes that the anarchy and war can be avoided या policed by institutional reforms. Okay? How? We shall see now. ये बंदा जी है जॉन लॉक। He was a British empiricist. Primarily he was a philosopher. लेकिन इसने पॉलिटिकल थ्योरी भी काफी दी थी। ठीक है। जॉन लॉक जो है वो बेसिकली ये कहता है कि हमें लाइबर्टेरियनिज्म की तरफ जाना चाहिए। इंडिविजुअल लिबर्टी इट इज कॉल्ड। हमें लोगों को एम्पावर करना चाहिए, हमें डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहिए। मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? सो जॉन लॉक वॉज ऑफ दैट ओपिनियन। ये 17th सेंचुरी का बेसिकली फिलोसोफर है या पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। इसकी प्रिंसिपल्स, इसकी थ्योरीज बहुत अच्छी हैं, और आप हैरान होंगे कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है वो अनरिटन है, और जो यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, और इवन जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था अंटिल 1871, द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन was according to his theories. Amazing, but it was the case. इतनी इसकी influential किस्म की theories साबित हुई हैं in the subsequent centuries. Although इसने साइंस पे भी काफी बातें की थी, जिसमें से काफी गलत साबित हुई हैं, but this is typical of Locke. बर्ट्रैंड रसल अपनी जो उसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, उसमें भी यही बात करता है कि जो लॉक की थियरीज हैं वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में गलत है, लेकिन प्रैक्टिकली वो ठीक हो जाती है। मतलब प्रैक्टिकल जब आप उनकी एप्लीकेशन देखते हैं वो ठीक हो रही होती है। तो दिस इज टिपिकल ऑफ लॉक, उसने कहा था। इमैनुअल कांट, ही इज कॉल्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम एंड द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ द मॉडर्न एरा। इसकी बातें अगर हम करने बैठे तो वो खत्म नहीं होनी, फ्रैंकली स्पीकिंग। ही एग्जिस्टेड फ्रॉम 1724 to 1804. He was German,
और इसने दिया कॉन्सेप्ट बेसिकली कन्फेडरेशन का, कि देयर मस्ट बी अ कन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, स्टेट्स की एक कलेक्टिविटी होनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ वर्ल्ड गवर्नमेंट आल्सो, जो तमाम मसाइल को हल कर सके, उनका जवाब निकाल सके। इस तरह की यानी कि इसने बातें वगैरह की, और वो बड़ी काम की उस वक्त कॉन्सेप्ट से। इवन कन्फेडरेशन को अगर आप देखें, ये लूज फॉर्म में आपको यूरोपियन यूनियन की फॉर्म में दिखाई भी दे रही है आजकल। उसके बाद अगला आ जाता है एडम स्मिथ। आपको याद होगा इसने 1776 में अपनी किताब दी थी ऑन द वेल्थ ऑफ नेशंस, और इसके भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत एवरलास्टिंग है। जो कैपिटलिज्म है वो कॉन्सेप्ट बेसिकली एडम स्मिथ ने उसको एक कंक्रीट नोशन और शेप दी थी। कांट ने किताब लिखी थी परपेचुअल पीस। इस किताब में इसने अपने वर्ल्ड गवर्नमेंट के बारे में, अपने कॉन्सेप्शंस के बारे में बताया था। ठीक है, एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ कोर्स। आगे चलते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ऑन स्टेट बिहेवियर। दोबारा, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट हम देखेंगे स्टेट के बिहेवियर के ऊपर। द इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड द रोल ऑफ ग्लोबल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस इन प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। सिंपली कि इंटरनेशनल कॉपरेशन जो है वो हम अचीव कर सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूट्स, थ्रू स्टेट्स बिहेवियर एंड ऑफ कोर्स थ्रू डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। ठीक है, वही कोर के ऊपर जो बिलीफ है वो यही है कि ह्यूमन काइंड मस्ट प्रोग्रेस। इसके टेनेट्स कौन कौन से हैं? वी कम टू द टेनेट्स ऑफ लिबरलिज्म या आइडियलिज्म। पॉलिटिक्स शुड बी एट द ग्लोबल लेवल, जिसमें स्टेट्स अपने सेल्फ इंटरेस्ट को परसू ना करें, बल्कि ग्लोबल लेवल पे जाके देखें चीजों को। यूएन की मिसाल आप ले लें, वो हम कह सकते हैं कि लिबरलिज्म का एक एम्बॉडीमेंट है। जब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान का अगर हम जमाना देखें, उसमें आपको याद होगा लीग ऑफ नेशंस बनी थी। इस तरह आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द हेग में है, नेदरलैंड्स में। इस तरह एलसीआईए, लंदन कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। ये सारे एम्बॉडीमेंट्स हैं बेसिकली। वर्ल्ड बैंक सबसे बड़ी बात, आईएमएफ, पॉलिटिक्स एट अ ग्लोबल लेवल, WHO, WTO. You are getting the point. Then we have the claim of Woodrow Wilson. Woodrow Wilson ने कहा था कि democratic government will make us less likely to go for war, or democratic governments will make wars less likely. He was the president of US और बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था। इसके भी 14 पॉइंट थे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह, जो इसने दिए थे। लेकिन ऑफ कोर्स वहीं पे बात आ जाती है कि एक चीज़ है जो आप थ्योरी में दे रहे हैं, एक चीज़ है जो प्रैक्टिकली हो रही है। वो दोनों में काफ़ी फ़र्क देखा गया, और उसकी वजह से ही वर्ल्ड वॉर 2 आ गई। मैं आपको बताऊंगा वो कैसे हुआ मामला। ऑफ कोर्स लिबरलिज्म इनहेरेंटली एडवोकेट करती है फ्री ट्रेड को। कहते हैं हम नेशनलिज्म के बॉर्डर्स को आप गिरा दें और फ्री ट्रेड की तरफ जाएं। देन वी हैव माय फेवरेट फिलोसोफर डेविड ह्यूम। he was a Scottish philosopher. He nourished from 1711 to 1775, and what a man he was, frankly speaking. Hume was, like Locke, an empiricist. He was a political thinker also, and he was, of course, an advocate of passion. इसका एक बहुत मशहूर मुहावरा है कि रीजन इज द स्लेव ऑफ पैशन। ठीक है, इनके पैशन ऊपर है ह्यूम के बकौल, और ये कहता था कि हमें अपनी हाउ द वर्ल्ड ऑट टू बी, हमें इस चीज को देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ हाउ इट रियली इज। हम पैशन के साथ, हम थिंकिंग के साथ, हम अपने सेंटिमेंट्स के साथ इस वर्ल्ड को बेहतर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स लॉजिक विल कंपेल अस,
to go towards a realistic notion. But liberalism at heart believes that through immense application of passion, we can make world a better place to dwell. So, लेकिन एक प्रॉब्लम आई. प्रॉब्लम ये आई कि जो लिबरलिज्म थी वो 1931 में जापानीज इन्वेजन ऑफ मंचूरिया, 1935 में इटालियन इन्वेजन ऑफ इथोपिया, इसे स्टॉप नहीं कर सकी. उससे 1938 में एनेक्सेशन जो हिटलर कर रहा था डिफरेंट मुल्कों की, ऑस्ट्रिया की और बाकी, उनको स्टॉप नहीं कर पाई. जर्मन और जापानीज इन्वेजन्स और उनके फैलाव को रोक नहीं सकी लिबरलिज्म. तो देखा जाए जो वो अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे वो सारी इनहेरेंटली कोलैप्स कर गई. एनीवेज, अब हम आते हैं इसके वर्ल्ड व्यू के ऊपर. एक ये कहती है कि बैड ह्यूमन बिहेवियर इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ इनहेरेंट डिस्पोजिशन ऑफ मैन. इंसान खुद बुनियादी तौर पर बुरा नहीं है, बल्कि जो वहां के इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसे बुरा बनाते होते हैं. दूसरी बात कि वॉर इज नॉट इनएविटेबल, इसको हम अवॉइड भी कर सकते हैं. और वॉर जो है वो एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, और जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम होती है उसका एक इंटरनेशनल सोल्यूशन भी होता है. तो हम मिल बैठकर वॉर को लेस लाइकली कर सकते हैं. आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 देखें, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इन्होंने क्या किया, लीग ऑफ नेशंस बनाई, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फौरन यूएन. तो कौमें या इंसान कोशिश ये करता रहा है शुरू से कि वो कोई ना कोई ऐसा काम करे कि वॉर ना हो. ऑफ कोर्स हर मुल्क की आर्मी है, हर मुल्क की, सिवाय एक दो मुल्कों के, कोस्टा रिका इज वन ऑफ देम. लेकिन उसके बावजूद कोई मुल्क चाहता नहीं है कि वो वॉर करे. हमने कभी ये कहा कि हमारी वजारत एग्रेशन है या मिनिस्ट्री ऑफ एग्रेशन? नहीं, हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है. हम दिफा चाहते हैं, हम हमला नहीं करना चाहते. हाँ, कोई अगर हमला करेगा तो हम दिफा करना चाहते हैं उसका. उसके बाद जो आइडियलिस्ट थे उन्होंने अपना रिफॉर्म पैकेज दिया या रिफॉर्म प्रोग्राम भी दिया, और वो प्राइमरीली 3 ग्रुप्स थे उसके. पहला था कि आइडियलिज्म ये कहती है कि आप जो है वो वॉर को लेस लाइकली बना सकते हैं थ्रू इंस्टीट्यूशनल और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट्स. जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कोर्स बनी. एक थी लीग ऑफ नेशंस बनी हमारी जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, 2 के बाद यूएन बनी एंड वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ. इस तरीके से जो ओवरलैपिंग स्फीयर्स हैं, जो म्यूचुअल कोऑपरेशन के एरिनाज हैं, उनके अंदर हम काम करते हुए वॉर को लेस लाइकली बना सकते हैं. दूसरा ग्रुप कहता है कि हम वॉर को लेस लाइकली बना सकते हैं थ्रू आर्बिट्रेशन एंड लीगल प्रोसेस, जिसमें मीडिएशन भी आएगी. इफ यू रिमेंबर, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक चीज बनी थी PCIJ, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस. ये भी इसी चीज का एम्बॉडीमेंट थी कि हम वॉर के साथ वॉर को लेस लाइकली बना देंगे थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स. ठीक है. और जो तीसरा ग्रुप है वो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं आइडियलिस्टिक है इन तीनों में से भी. और वो कहता है कि जनाब आप सब कुछ छोड़ दें, आप अपनी तलवारों को नियाम में डाल लें, प्लॉशेयर्स इसे कहा जाता है. ठीक है. बिब्लिकल इंजंक्शंस को फॉलो करें. अगर कोई आपके चेहरे के एक तरफ लगाए तो आप अपना दूसरा गाल उसके आगे कर दें. लेकिन क्या ऐसा होता है? क्या स्टेट्स इस बात को मानती हैं कभी? क्या स्टेट्स ये मानती हैं कि हम पे चढ़ाई करते जाएं और हम कुछ नहीं कहेंगे? क्या किसी स्टेट ने ऐसा किया? हम देखें तो वाकई कभी नहीं किया. हाँ, स्टेट्स ने अपने आप को लेस आर्म किया, वो भी तब जब उनका जो मुखालिफ है वो भी अपने आप को ऐसा ऐसा डिसआर्म कर रहा है. लेकिन स्टेट्स ने कभी ये नहीं किया कि यूनिलेटरली अपने आप को डिसआर्म किया हो. खैर, इसकी एप्लीकेशंस हमें मिलती हैं. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब 1920 की दहाई में कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, लंदन नेवल कॉन्फ्रेंस और वाशिंगटन नेवल कॉन्फ्रेंस, उसमें यही कहा गया था कि हम कम से कम फोर्स की एप्लीकेशन करेंगे और आर्म्स कंट्रोल करेंगे.
ओके, सो इस तरीके से लिबरलिज्म ने इनहेरेंटली काम किया। आजकल अगर हम दोबारा देखें तो इस वक्त की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं से इन सब का मिक्सचर, एक ना कन्फ्लैग्रेशन सी हुई हुई है, रियलिज्म की भी और लिबरलिज्म की भी। खैर, यहां पे हम आ जाते हैं इनको एक लिहाज से सम अप करने के लिए। रियलिज्म और आइडियलिज्म की असम्पशंस। ह्यूमन नेचर कैसी है? रियलिज्म कहती है सेल्फिश, आइडियलिज्म कहती है अल्ट्रुइस्टिक, सैक्रिफिशियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टर्स ऑफ कोर्स आप देखे बगैर बता सकते हैं कि मैंने बताया था कि वो स्टेट्स हैं। इसमें स्टेट्स भी हैं और बाकी इंडिविजुअल्स भी हैं। कॉजेज ऑफ स्टेट बिहेवियर क्या है? वो है रैशनल परसूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। यहां पे क्या है? साइकोलॉजिकल मोटिव्स ऑफ डिसीजन मेकर, देयर सेंटिमेंट्स, देयर लॉजिक, देयर डिस्पोजिशन, देयर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स अ गुड कॉज। और इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? यहां मैंने आपको बताया था एनर्की है, यहां पे देखें लफ्ज चेंज हो गया, कम्युनिटी। दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों बातों से वाकई अगर हम चाहें तो डिफरेंट आउटकम्स भी निकाल सकते हैं। सो ये दोस्तों मैंने कुछ ग्राफ शेयर किए थे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, अगर आप इस तरह ये टेबल ऐसे छाप दें पेपर के ऊपर तो सिर्फ ये टेबल वहां पे लगाने से एग्जामिनर को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि दिस गाय और दिस गर्ल नोस कि व्हाट रियलिज्म इज, व्हाट आइडियलिज्म इज। ओनली दिस टेबल कैन डू फॉर यू एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स आपने मिसालें देनी है, आईआर का पेपर बगैर मिसालों के जीरो है, और मैं आपको बताऊंगा जब हम पेपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कि आपने कैसे चार्ट्स और टेबल्स और डेटा को डालना है। लेकिन एक टेबल इट्स लाइक अ पिक्चर, पिक्चर स्पीक्स अ 1000 वर्ड्स। ये मैंने कुछ डेटा जो मुझे मिला था कि वर्ल्ड जीडीपी में ग्रेट पावर्स का शेयर क्या है। आप देखें चाइना का पीपीपी के हवाले से परचेजिंग पावर पैरिटी, उसमें काफी ज्यादा हो गया शेयर और यूएस को सरपास कर गया। ये 2016 के फिगर्स हैं, सो आप जो लेटेस्ट है वो डाल लीजिएगा। और अगर आप इस तरह का एक ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे आपके पेपर को। देन द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, उसमें अगेन चाइना विल सरपास द यूएस पॉसिबली until 2030 एंड बाय नॉमिनल जीडीपी। वो जो पिछला मैंने आपको दिखाया दिस वन, ये था परचेजिंग पावर पैरिटी, ये और चीज होती है, ये डिटेल अभी एक्सप्लेन करने की इसकी जरूरत नहीं है। और एक होती है नॉमिनल, नॉमिनल में यूएस इज एट द टॉप एट द मोमेंट एंड वे एट द टॉप। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इफ यू आर इन एनी सॉर्ट ऑफ एम्बिग्विटी you can approach me on my WhatsApp group, or inshallah next time I have a very interesting thing to share with you people. Thank you so much. We meet next time.